नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ कर रहे थे और हमने इंटरनेशनल रिलेशन से शुरू किया था। पहले हमने इज़राइल पैलेस्टाइन पे एक लेक्चर किया था। अब हम इंडिया चाइना रिलेशंस आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में था। आपने पढ़ा होगा पिछले महीने, क्योंकि इतने टाइम से 2020 से जब से गलवान वाला क्लैश हुआ था, तब से काफ़ी तनाव था भारत और चीन के संबंधों के बीच में, भारत और ती चीन के बीच में। लेकिन अब जो है वो धीरे-धीरे संबंध बेहतर हो रहे हैं। ट्रूप डिसएंगेजमेंट हो गया है, पेट्रोलिंग चालू हो गई है लद्दाख वाले उस एरिया में, गलवान वाले एरिया में। दिवाली पर मिठाइयाँ भी भेंट करी गई, जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो क्योंकि ट्रूप का डिसएंगेजमेंट हो गया है और लद्दाख वाले एरिया में धीरे-धीरे रिश्ते सुधरने की शुरुआत हो गई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाइनीज़ प्रीमियर से मिले थे रशिया में, जो काफ़ी टाइम बाद आया है। पहले अहमदाबाद के अंदर मिले थे जब वो यहाँ पे आए थे, उसके बाद गलवान वाला पूरा इश्यू हो गया। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, वोकल फॉर लोकल की बात करी, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया गया, चाइनीज़ ऐप्स जैसे टिकटॉक वगैरह ये सारी बैन हो गई। तो ये मतलब इट वाज़ अ न्यू लो फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम के बाद, मतलब बहुत नीचे जा चुके थे भारत और चीन के रिश्ते, लेकिन अब धीरे-धीरे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आज हम समझेंगे कि क्या रहा है भारत और चीन के संबंधों का इतिहास, कैसे 1962 के वॉर में क्या हुआ था, उसमें डिटेल में अब अभी हम नहीं जाएँगे, पर थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे कि उस युद्ध में क्या हुआ था। उसके बाद हम समझेंगे कि चाइना का राइज़ कैसे हुआ और क्यों 21वीं सदी में चाइना की जो चुनौती है, वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी है। किस तरह से ये सब हो रहा है। उसके बाद हम बेसिकली चाइना किस-किस तरह से रूल बेस्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है पूरी दुनिया में, इसको समझेंगे। अलग-अलग तरह का वॉरफेयर जो 4th जनरेशन वॉरफेयर है, उसके बारे में समझेंगे। चाइना से क्या-क्या खतरा उत्पन्न होता है, वो हम आज समझेंगे और अगले लेक्चर में जो पार्ट 2 होगा इस टॉपिक का, उसमें हम समझेंगे किस तरह से भारत और दूसरे देश चाइना की चुनौती से लोहा लेने के लिए क्या कर रहे हैं। वो हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर एस जयशंकर की एक बुक है, जो उन्होंने अभी रिसेंटली लिखी थी, द इंडिया वे। उसमें उन्होंने एक चीज़ कही थी कि क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स ने ये कहा है कि द 21st सेंचुरी विल बी द एशियन सेंचुरी, मतलब एशिया का राइज़ होगा उसके अंदर। एशियाई ताकतों का उदय होगा 21वीं सदी में। और कहीं न कहीं जो पहले कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स और पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी, थोड़ा-सा ब्रीफ हम समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दुनिया थी वो एक बाइपोलर वर्ल्ड में बँट गई थी। मतलब 2 ध्रुव थे पूरी दुनिया के, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। जो पहले यूएसएसआर था और भी कई सारे देश जो हैं वो रशिया का हिस्सा थे। तो कम्युनिज़्म और कैपिटलिज़्म के बीच की ये लड़ाई थी, संघर्ष था, कोल्ड वॉर। अ, 1991 के अंदर क्या हुआ कि यूएसएसआर टूट गया 1991 में और यूएसएसआर के टूटने की वजह से कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। कम्युनिज़्म की एक तरह से आइडियोलॉजिकल हार हो गई थी 1991 में। उसके बाद का जो फ़ेज़ हम देखते हैं 1991 से लेकर कह सकते हैं हम 2010-15 तक का जो फ़ेज़ है, उसे कहते हैं यूएस यूनिलैटरलिज़्म। मतलब अमेरिका की हेजेमनी रही थी उस टाइम पे। सारी शक्ति एक ध्रुव में बँट गया था, एक ध्रुव बन गया था देश पूरी दुनिया में और वो था अमेरिका। क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे जिस तरह से यूएन को कंट्रोल कर रहा था, जैसे कि जब 9/11 हुआ उसके बाद इराक पे जो पूरा अटैक हुआ, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन कैम्पेन्स रहीं और वेस्ट एशिया के अंदर, कुवैत के अंदर, गल्फ वॉर, ये सारा मतलब अमेरिका जो इतना शक्तिशाली हो गया था उस समय
कि वो दूसरे देशों के अंदर दखल करता था, मिलिट्री इंटरवेंशन करता था और कोई कुछ कह नहीं पाता था अमेरिका को। तो अमेरिका के राइज़ के बाद धीरे-धीरे हम देखते हैं कि 2010 के बाद जो है वो धीरे-धीरे दूसरी पावर्स का राइज़ होना शुरू हुआ। तो इस पे तो काफ़ी विवाद है, काफ़ी डिबेट है कि अमेरिका क्या दुनिया आज भी यूनिपोलर है कि नहीं है? क्योंकि अमेरिका आज भी काफ़ी शक्तिशाली है। हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि अमेरिका शक्तिशाली नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे दूसरी बहुत सारी पावर्स आई हैं जिन्होंने अमेरिका को चुनौती दी है। चाहे वो मिडल पावर्स हों जैसे फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, ये जो इवन ईयू मिलकर भी एक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोल बन गया है। तो अब जो जिस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं, उसे मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। मल्टीपोलर मतलब बहुध्रुवीय विश्व। बहुत सारे ध्रुव हैं और उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पावर है, वो है चाइना। तो जब अमेरिका ऐसा कहते हैं कि व्हाइल अमेरिका वाज़ बिज़ी इन अफ़गानिस्तान, चाइना वाज़ साइलेंटली राइज़िंग। चाइना का जो उदय हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और आज जब क्योंकि आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं वो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है। कोविड खत्म हो चुका है और कोविड खत्म होने के बाद बहुत चीज़ें बदल गई हैं। द वर्ल्ड इज़ वेरी अनसर्टेन, मतलब कुछ भी कहीं भी हो रहा है। और चाइना का राइज़ जो है वो एक बहुत बड़ी रियलिटी है इस दुनिया की। तो चाइना के राइज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम भारत और चाइना के क्या संबंध रहे हैं प्राचीन काल में, इसको समझते हैं, उसके बाद हम चाइना का राइज़ अलग से समझेंगे। तो एंशिएंट टाइम में अगर जैसे आज जो काफ़ी खट्टे संबंध हैं भारत और चीन के, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब भारत और चीन के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। यहाँ तक कि अगर हम बहुत पीछे जाएँ तो महाभारत के अंदर अ, उल्लेख है किस तरह से चाइना से सिल्क आता था और चाइना का सिल्क जो है वो युधिष्ठिर ने पहना था, ऐसा भी उल्लेख है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में चाइनीज़ सिल्क का उल्लेख है। बहुत सारे चाइनीज़ स्कॉलर्स इंडिया आए, जैसे श्वानज़ांग इंडिया आए, वो नालंदा में पढ़े थे। तो इस तरह से बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स जैसे बोधिधर्म, कुमारजीव, ये सारे चाइना गए, ये भारत का ज्ञान लेके वहाँ पे गए, तो काफ़ी डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट्स थे। इवन चोल साम्राज्य जो था और जो चाइना के एम्पायर्स थे, उनके बीच में भी डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट्स थे। तो इस तरह से भारत और चाइना का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है और बहुत अच्छे संबंध थे हमारे बहुत समय तक, क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे सैमुअल हंटिंगटन की एक किताब है, एक उनकी पूरी थीसिस है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। उसके अंदर उन्होंने समझाया है कि किस तरह से 21वीं सदी में जो संघर्ष होंगे, जो लड़ाइयाँ, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, वो किसी विचारधारा को लेकर नहीं होंगी जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी। वो सिर्फ़ देश के नाम पे नहीं होंगी जैसा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी, नेशनलिज़्म के नाम पर नहीं होंगी। वो होंगी सिविलाइज़ेशंस के ऊपर। सिविलाइज़ेशन यानी सभ्यताएँ, कि हम जितने भी पूरा विश्व जो है वो अलग-अलग सभ्यताओं में बँटा होगा और वो सभ्यताएँ अपने इतिहास की बात करेंगी, अपने ऐतिहासिक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी की बात करेंगी कि क्या उनकी संस्कृति रही है, क्या उनका इतिहास रहा है और फिर उस हिसाब से अपनी जगह ढूँढेंगी आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और यही हम होते हुए देख रहे हैं। तो सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था कि वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन जो है वो एक सिविलाइज़ेशन है और उस सिविलाइज़ेशन के अंदर पूरा यूरोप आता है, पूरा नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। फिर एक सिविलाइज़ेशन है इंडिया और एक सिविलाइज़ेशन है चाइना। और भी उन्होंने समझाई थी, पर उन्होंने ये बताया था कि द क्लैश बिटवीन वेस्ट एंड नॉन वेस्ट विल डिफाइन द 21st सेंचुरी, क्योंकि वेस्ट ने इतने टाइम तक ये चीज़ कही है कि जो हम कहते हैं वही यूनिवर्सली सही है, वही लॉजिकल है। डेमोक्रेसी के नाम पर अगर हम किसी देश के अंदर घुसकर उस पे मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं तो वो सही है। एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया है।
जो वेस्टर्न पूरी एक वर्ल्ड व्यू बनाया गया है, उसको एक बहुत बड़ी चुनौती देता है चाइना। क्योंकि उनकी अपनी एक राज व्यवस्था है, अपना एक इतिहास है, अपना एक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का नज़रिया है और वो वेस्टर्न आइडियाज़ पे फिट होने के लिए उन्हें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, वो फिट होने की कोई कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इसलिए चाइना poses a greater challenge to American hegemony than USSR ever did. क्योंकि यूएसएसआर हाँ, एक अलग मतलब देश था और उनकी विचारधारा भी अलग थी, कम्युनिज़्म थी। पर ये जयशंकर सर ने भी ये चीज़ कही है कि कुछ भी हो लेकिन कम्युनिज़्म भी एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी। चाइना भी कम्युनिस्ट है बट चाइना का एक पूरी संस्कृति भी है जो काफ़ी वेस्ट से अलग है, नॉन वेस्ट है। तो इसलिए चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज़ करता है क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है चाइना और ना कभी रहा है। इनफैक्ट चाइना जो है चाइना वाज़ एन चाइना इज़ अ फॉर्मर कॉलोनी। चाइना एक उपनिवेश रहा है वेस्ट के बहुत सारे पावर्स का। तो इसलिए भारत और चाइना के बीच में काफ़ी समानताएँ हैं क्योंकि बोथ इंडिया एंड चाइना जैसे कि मैंने हिस्ट्री की क्लास में भी आपको समझाया था आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ओनली 2 मतलब दुनिया की ऐसी सभ्यताएँ जो आज भी जीवित हैं, ब्रॉन्ज एज के टाइम से, मतलब इंडस वैली वो वाले टाइम से आज भी जीवित हैं ये सभ्यताएँ। तो ये काफ़ी यूनिक है क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, इतनी निरंतरता दुनिया में नहीं है, सिर्फ़ भारत और चाइना के पास है। उसके बाद अगर हम आधुनिक काल में आएँ, तो तब भी भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और कुछ छोटे-छोटे इलाकों पर फ्रेंच का था और दूसरी पावर्स का था, पुर्तगालियों का था, गोवा में। तो उस तरह से चाइना के ऊपर भी काफ़ी अलग-अलग दूसरी कॉलोनियल पावर्स ने राज किया। और चाइना उसे हमेशा याद रखता है। चाइना उसे बोलता है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन मतलब एक पूरा दशक जिसमें हमें बहुत ज़लील किया गया, हमारे साथ बहुत शोषण हुआ, पूरी दुनिया ने वो शोषण किया। हमेशा उस इतिहास को चीन याद रखता है और इसलिए मतलब वेस्ट के खिलाफ इतना ज़्यादा चाइना में जो सेंटिमेंट है क्योंकि चाइना के साथ क्या हुआ था कि जितने भी ये कॉलोनियल पावर्स थे वो चाइना का जितना भी रिसोर्स था उसको यूज़ कर लेते थे। कटिंग ऑफ द चाइनीज़ मेलन बोलते हैं उसको कि उन्होंने आपस में चाइना को बाँट लिया था, कि थोड़ा तुम रखो, थोड़ा हम रखें, सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जापान तक इन्वॉल्व था इस पूरे चाइना का शोषण करने में। तो क्योंकि भारत और चाइना का जो उपनिवेशवाद वाला जो अनुभव रहा है, वो काफ़ी समान है, उसमें काफ़ी समानताएँ हैं, काफ़ी झेला है हम दोनों ने और जो आज़ादी मिली, वो भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुई थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 1949 के अंदर जो है मतलब 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जापानीज़ ऑक्यूपेशन धीरे-धीरे खत्म हुआ चाइना पे। जापान ने काफ़ी हिस्सा जो है वो चाइना का हथिया रखा था और जापान ने भी काफ़ी चाइना में जाके काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करी थी। तो 1945 के बाद फिर चाइना के अंदर एक काफ़ी भीषण सिविल वॉर हुआ। आपस में 2 गुट थे जो लड़ रहे थे चाइना के अंदर कम्युनिस्ट थे और चिंग काय शेक थे, वो आपस में लड़ रहे थे। वो खत्म होने तक 1949 के बाद जब कम्युनिस्ट जीत गए, माओ ज़ेडोंग जीत गए, उसके बाद जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। तो ऑलमोस्ट सेम टाइम जो है वो इंडिया और चाइना जिसे बोलते हैं कि आज़ाद हुए हम कह सकते हैं। तो ये पूरा इतिहास रहा है और क्योंकि भारत और चाइना को देखा जाता था कि ये 2 एशियन पावर्स हैं,
जो अगर साथ मिलकर काम करेंगी तो वेस्ट को हम मतलब वेस्ट को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि द इंडिया वे में एस जयशंकर ने कहा था कि द एबिलिटी ऑफ चाइना एंड इंडिया टू वर्क टुगेदर विल डिटरमाइन द एशियन सेंचुरी एंड आर इनएबिलिटी मे एज वेल अंडरमाइन इट। मतलब अगर भारत और चीन साथ में मिलकर काम कर सकें तो ये एशियन सेंचुरी की शुरुआत होगी। मतलब एशियन सेंचुरी उससे आएगी, क्योंकि अगर भारत और चीन साथ में काम नहीं कर सकते तो एशियन सेंचुरी शायद कभी नहीं आए, ये उन्होंने कहा था। तो यही शायद सोच थी भारत के आज़ाद होने के बाद जितने भी हमारे नेता थे, खासकर जवाहरलाल नेहरू जी, वो शायद यही जो पूरा एक रोमांटिक विजन था चाइना और इंडिया की हिस्ट्री का, जो उन्होंने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा है, उसके अंदर जो ये सोचते थे, तो वो सोचते थे कि इंडिया और चाइना को साथ में मिलके ही काम करना चाहिए, जो सारे कारण मैंने बताए आपको उसकी वजह से। तो इसलिए शायद हिंदी चीनी भाई-भाई और वो पूरा एक जो उस टाइम का यूफ़ोरिया था पोस्ट इंडिपेंडेंस का, उसके बारे में बात करते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भारत और चीन के संबंध कैसे रहे। तो क्योंकि उस वक़्त 1945-47 जो ये पूरा 1950 तक 1950 तक ये एक ऐसा काल था जब जितने भी वेस्टर्न पावर्स थे, उनकी कॉलोनीज़ खत्म हो रही थी। इट वाज़ द एज ऑफ डीकोलोनाइज़ेशन, ठीक है? डीकोलोनाइज़ हो रहे थे क्योंकि ये सारे वर्ल्ड वॉर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और इतना थक गए थे ये सारे ब्रिटेन, फ्रांस और ये लोग कि उनके अंदर और हिम्मत नहीं थी, ना उनके पास और संसाधन थे, पैसा था कि वो और दूसरी कॉलोनीज़ को सँभाल सकें। तो उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि इन सब कॉलोनीज़ को धीरे-धीरे आज़ादी दी जाए। इट वाज़ द पीरियड ऑफ डीकोलोनाइज़ेशन। तो डीकोलोनाइज़ेशन के अंदर नेहरू जी की एक भूमिका थी काफ़ी। उस वक़्त शीत युद्ध भी चल रहा था, तो गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट की पूरी पॉलिसी नेहरू जी ने प्रपोज़ करी थी और उसके अंदर उन सारे देशों को मिलाया था जो अभी-अभी आज़ाद हुए। क्योंकि अभी तो वो आज़ाद हुए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो फिर से किसी एक गुट में चले जाएँ, अमेरिका या यूएसएसआर के गुट में। क्योंकि अगर वो किसी भी एक गुट में जाते, तो अभी-अभी जो उनको स्वतंत्रता मिली थी, वो खत्म हो जाती। क्योंकि अगर आप किसी गुट में शामिल हो जाते हो, तो आपको उस गुट के जितने भी ऑर्डर्स हैं या जो भी उनकी पॉलिटिक्स है, उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो क्योंकि वो फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए ये सारे देशों ने कुछ देशों ने मिलकर एक नॉन अलाइन्ड मूवमेंट शुरू किया, गुटनिरपेक्षता, और उसके अंदर चाइना भी शामिल था। बेलग्रेड में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब चाइनीज़ प्रीमियर ज़ाओ एनलाई भी आए थे और नेहरू से उनके अच्छे संबंध थे और पंचशील सिद्धांत जो है, वो साइन हुए थे 1954 के अंदर। पंचशील सिद्धांत 5 प्रिंसिपल्स थे। उनमें यही सब चीज़ें थी कि हम शांति से सारे मसले सुलझाएँगे, हम एक-दूसरे की संप्रभुता की इज़्ज़त करेंगे और हम एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम पीस की बात करेंगे, हम बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, इस टाइप की चीज़ें उसके अंदर थी। अग्रेशन नहीं करेंगे हम। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर थी। तो पंचशील साइन हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, नॉन अलाइनमेंट में चाइना भी इन्वॉल्वड था। तो हिंदी चीनी भाई-भाई, और मतलब नेहरू जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चाइना उन पर हमला कर सकता है। लेकिन ये युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी डिटेल्स तो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ेंगे। पर मोटा-मोटा ये था कि तिब्बत का इश्यू हो गया था, क्योंकि तिब्बत पे हमेशा जो है वो चाइना कब्ज़ा करना चाहता था और जब चाइना ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया, तो दलाई लामा वहाँ से भारत आए, भारत में उन्होंने शरण ली और भारत ने उनको शरण दी भी।
आज भी दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं, और जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, मतलब तिब्बतन पार्लियामेंट है, आज भी है इन एग्जाइल, तिब्बत से बाहर, तो वो अभी भी धर्मशाला में है, हिमाचल में। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चाइना को दिक्कत हुई कि हमने तिब्बतन जो नेता है उनको कैसे हमने शरण दे दी। और उसके अलावा बॉर्डर पे तो इश्यूज़ थे ही, जो हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद 1962 का युद्ध हुआ, 1962 इंडो चाइना वॉर। क्योंकि भारत बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था, हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे, जो हमारे फौजी थे उनके पास मतलब बेसिक सप्लाईज़ भी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि चाइना ऐसा कर देगा। तो ये हमला हुआ, ये सारे सेक्टर्स में हुआ। नेफा मतलब अरुणाचल प्रदेश, उसे पहले नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, बाद में जाके वो एक राज्य बना। नेफा पे डिस्प्यूट हमेशा से पहले से था। फिर जो लद्दाख वाला एरिया है, उसमें भी डिस्प्यूट्स थे। अब डिस्प्यूट्स क्या है वो आगे देखेंगे। तो वहाँ पे चाइना जो है वो चाइना की पूरी आर्मी घुस आई, और उस युद्ध में अक्साई चीन, जो लद्दाख का इलाका है, वो चाइना के कब्जे में आ गया। अरुणाचल प्रदेश से तो वो लोग वापस चले गए, उन्होंने वापस यूनिलैटरली पीछे चले गए वो, पर ये प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो 1993 1993 के अंदर एक अग्रीमेंट हुआ, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट। नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे, और ये अग्रीमेंट ये हुआ कि मतलब ठीक है, जो सीमा का जो विवाद है वो तो अभी भी विवाद रहेगा, लेकिन जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भी क्या है हम देखेंगे कि मतलब एलएसी वो है कि जहाँ पे 1962 वाली पोजीशंस, तो वो हम उसका उसका रिस्पेक्ट करेंगे एलएसी की, और पेट्रोलिंग करेंगे, और कोई भी हथियार का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे बॉर्डर पे। तो ये काफ़ी अहम समझौता था, क्योंकि गलवान में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने वायर्स का इस्तेमाल किया, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया है लड़ाई में, जो झड़प हुई थी उसके अंदर, पर गोलियाँ नहीं चली हैं। तो गोलियाँ नहीं चलाएँगे, ये वाला अग्रीमेंट 1993 का बीपीटीए अग्रीमेंट था। 2017 के अंदर डोकलाम का इश्यू हुआ था कि यहाँ पे जो इंडिया, चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन पर, यहाँ पर जहाँ भारत, चाइना और भूटान मिलते हैं, यहाँ पे जो एरिया है इसे डोकाला या फिर डोकलाम कहते हैं। तो यहाँ पर मतलब इंडियन आर्मी की प्रेजेंस से, और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जब बन रहा था, तो उससे काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए, और भूटान ने कहा कि ये हमारा हमारा क्षेत्र है, हमारा इलाका है, और आप इस तरह से मतलब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इंडिया ने भूटान को सपोर्ट किया, तो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे 2017 में स्टैंड ऑफ चला था, बट फाइनली वो सॉल्व हो गया था। लेकिन फिर भी चाइना इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने की बहुत कोशिश करता रहता है। क्यों करता है वो भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद 1967 से अभी तक सबसे बड़ा अगर कोई बॉर्डर पे झड़प हुई थी, सबसे बड़ी झड़प कोई हुई थी, तो वो हुई थी 2020 में गलवान में। लद्दाख वाले एरिया में है गलवान। वहाँ पे 20 भारतीय सैनिकों को 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे इस झड़प में, और चाइना के भी काफ़ी सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन चाइना ने बताया नहीं है डेटा कि कितने सैनिक थे वो। काफ़ी थे, मतलब भारत के जितने थे उससे भी शायद ज़्यादा थे, बट कुछ कह नहीं सकते हम उसके ऊपर, कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो ये झड़प हुई, और वही लाठी डंडों से और बार्ब्ड वायर्स से ही हुई थी। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी चीज़ें बदल गई।
चाइनीज़ जर्नलिस्ट जो थे, जो भारत में रहते थे, उनको वीज़ा उनके कैंसल कर दिए गए। चाइना की तरफ से भी यही हुआ, मतलब एक दूसरे के देश में जर्नलिस्ट्स भी नहीं थे, डिप्लोमैटिक रिलेशंस भी काफ़ी ऑल टाइम लो पर थे और कोई भी लीडर्स आपस में मिले नहीं उसके बाद। मतलब मिले थे इंटरनेशनल फोरा पे मिले थे, कोई अगर समिट वगैरह में मिले थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा मतलब तनाव था उस मीटिंग उन मीटिंग्स में, वो दिखता था साफ-साफ, बस एक हैंडशेक होता था, ज़्यादा कुछ होता नहीं था उन सारी मीटिंग्स में। और मानसरोवर यात्रा को लेकर भी काफ़ी मतलब चीज़ें बदल गई थी। इतना आसानी से मानसरोवर यात्रा भी बंद वगैरह हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, कॉन्टैक्ट्स काफ़ी खराब हो गए थे, भारत और चीन के गलवान के बाद। अब हम बॉर्डर पे क्या इश्यू है, सीमा का क्या विवाद है, वो समझते हैं। क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो सबसे बड़ा काँटा अटका हुआ है, वो बॉर्डर इश्यू है। ठीक है? तो बॉर्डर इश्यू जो है वो 3 सेक्टर्स में है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तीनों सेक्टर्स को हम समझेंगे। तो जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो वेस्टर्न सेक्टर है, उसके अंदर जो डिस्प्यूट है, हुँ, वो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ये तो कश्मीर वाला इलाका हो गया जो पीओके है। यहाँ पर ये है अक्साई चीन, जो 1962 के युद्ध में चाइना का कब्ज़ा हो गया था यहाँ पर। फिर ये है सक्शगाम वैली। ये इलाका पहले तो पीओके में था, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान ने पीओके का ये हिस्सा जो है, वो चाइना को दे दिया, गिफ्ट कर दिया और बदले में उनको बहुत चीज़ें मिली हैं चाइना से, हम सब जानते हैं। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर कंट्री बनने में भी चाइना ने काफ़ी मदद की है पाकिस्तान की। तो बदले में उन्होंने भारत का एक हिस्सा भेंट कर दिया इनको। सक्शगाम वैली है, ये है ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, जिसके ऊपर भारत ने अपना कब्ज़ा जमा लिया था। मतलब इस पे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं थी, बट हाँ, हो सकती थी कॉन्फ्लिक्ट। तो 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत में भारतीय सेना ने सियाचिन पे अपना कब्ज़ा कायम कर लिया और तब से जो है वो भारतीय सैनिक सियाचिन में मौजूद हैं एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। और जो मिडल सेक्टर है, मिडल सेक्टर ये तो वेस्टर्न सेक्टर हो गया। वेस्टर्न सेक्टर का थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे ये मैंने बताया आपको, सक्शगाम वैली, सियाचिन ग्लेशियर, गिलगिट बल्तिस्तान, ये पूरा पीओके आ जाएगा। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, इधर पीओके है और ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लद्दाख में है। ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? जहाँ पे 1962 का जो 1962 में जितना इलाका जो है वो चाइना ने ले लिया था, तो जहाँ वो लोग रुके थे, वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन समस्या ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, इस पर भी काफ़ी विवाद है। इंडिया जो है वो उसे समझता है थोड़ा आगे की तरफ। भारत के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, अगर ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ैक्टली नहीं, तो चाइना के हिसाब से एलएसी थोड़ी-सी आगे है, इस तरह से। तो एलएसी कहाँ है, उस पे भी जो है वो सहमति नहीं है अभी तक।
तो इसलिए ये सारे इलाके जो हैं, ये अक्साई चिन और ये लद्दाख के इधर, ये सारे के सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं। गलवान वैली जहाँ पे सारा हुआ था 2020 में, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग सो लेक, डेमचौक, ये सारे एरियाज जो हैं ये फ्लैश पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर काफी झड़प वगैरह होती रहती है, अक्सर होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे एलएसी कौन सी है उसके ऊपर थोड़ा विवाद है। पैंगोंग सो लेक, 3 इडियट्स में आपने देखी होगी, वो जो लास्ट सीन होता है जिसके अंदर वो रैंचो से मिलने जाते हैं सब उसके फ्रेंड्स, वो है पैंगोंग सो लेक। और पैंगोंग सो लेक के अंदर अगर आपने सुना हो फिंगर 1, फिंगर 2, इस तरह से वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, फिंगर 8 तक है। और पहले इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक हो सकती थी, लेकिन गलवान के बाद जो है वो हम फिंगर 4 तक ही जा सकते हैं, ऐसा पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। फिंगर्स जो थे उन पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जैसे ये एलएसी जो है वो इंडिया मानता है, और ये एलएसी जो है सॉरी, ये एलएसी जो है वो चाइना मानता है, और ये एलएसी इंडिया मानता है, ये वाली। तो यहाँ पे जो ये पैंगोंग सो लेक है वो थोड़ा बिल्कुल एलएसी, दोनों एलएसी के बीच में इस तरह से पड़ती है, और इसलिए ये फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर इस तरह से जो है यहाँ पे काफी कॉन्फ्लिक्ट्स पड़ जाती है। 8 फिंगर तक है ये। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। थोड़ा सा आप एक बार बस जान लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हम मिडिल सेक्टर की बात करते हैं। मिडिल सेक्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, वहां पे इतनी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर थोड़ी सी है। उत्तराखंड के इधर पड़ता है ये, चामोली के उधर। इस एरिया का नाम है बाराहुती प्लेन्स। और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अरुणाचल में है, खासकर तवांग में। काफी ज्यादा चाइना जो है इंटरेस्टेड है तवांग रीजन में। पूरे अरुणाचल को चाइना अक्सर अपने मैप्स में दिखाता है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है क्यों, और ये शुरुआत इन कॉन्फ्लिक्ट्स की कहां से हुई। तो देखिए कि कुछ अग्रीमेंट्स हैं और कुछ लाइंस हैं जो हमको समझनी चाहिए। शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1914 के अंदर। पर उससे पहले हमको समझना चाहिए क्या है जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन शिमला अग्रीमेंट में नहीं डिसाइड हुई थी, वो पहले से डिसाइड हो गई थी, पहले डिसाइड हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो उस टाइम पे चाहते थे कि चाइना के साथ भारत के बॉर्डर्स जो है वो पूरी तरह से सिक्योर कर लिए जाएं, क्योंकि रशिया भी काफी ज्यादा वहां पे अग्रेशन दिखा रहा था। उसे ग्रेट गेम बोलते हैं, क्योंकि रशियंस जो हैं वो अफगानिस्तान में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, तिब्बत में भी आने की कोशिश कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि एक क्लियर बाउंड्री हो जाए इंडिया और चाइना के बीच में, ताकि रशिया को टैकल कर किया जा सके, और चाइना और रशिया जो हैं वो मतलब इंडिया के खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ आपस में हाथ ना जोड़ लें। उस टाइम की पॉलिटिक्स थी ये। तो इन लोगों ने जॉनसन लाइन, जो ये लाइन जो आज इंडिया मानता है, वो जॉनसन लाइन है, ये वाली लाइन वेस्टर्न सेक्टर के अंदर, जहां तक भारत अपनी बाउंड्री दिखाता है वो जॉनसन लाइन है। लेकिन चाइना जो है वो जॉनसन लाइन को नहीं मानता। अगर हम ईस्टर्न सेक्टर में देखें तो 1914 का शिमला अग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर एक लाइन डिसाइड करी गई थी।
मैकमोहन लाइन, ये वही हेनरी मैकमोहन है जिनकी बात हमने पैलेस्टाइन वाले वीडियो में भी करी थी। तो इन्होंने जो ईस्टर्न सेक्टर के बॉर्डर्स हैं पूरे, मतलब नेफा के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन से बॉर्डर्स होंगे चाइना के, वो डिसाइड कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उस टाइम पे तिब्बत का जो प्रतिनिधि था वो अलग से आए थे, तिब्बत को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया था, और चाइनीज जो थे वो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आया नहीं था, तो तिब्बत के साथ ये अग्रीमेंट हुआ था। अब चाइना ये कहता है कि तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है, तो हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते क्योंकि इस पे तिब्बत का सिग्नेचर है, और तिब्बत हैज नो मतलब कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है तिब्बत का कि वो जो एक अग्रीमेंट कर ले। अग्रीमेंट चाइना ही करेगा क्योंकि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। तो मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है। वो अपने पुराने प्राचीन नक्शों को दिखा दिखा के अलग अलग, मतलब बेसिकली इशू ये है कि चाइना चाहता नहीं है कि बॉर्डर का अग्रीमेंट हो, कि कोई फिक्स बॉर्डर हो, क्योंकि चाइना की एक टेक्निक रही है 1962 के युद्ध के बाद, जिसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। जैसे एक सलामी होती है, एक डिश होती है मीट की, उसको छोटे 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 ऐसा काटते हैं, बहुत छोटा छोटा। तो उस तरह से चाइना ये करना चाहता है कि वो भारत के बॉर्डर में थोड़ा सा मतलब इतने छोटे से हिस्से में घुसेगा कि मतलब भारत या कोई भी दूसरा देश, मतलब चाइना के 20 देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लैंड और वाटर दोनों मिला के। तो वो इतना इतना कम हिस्सा धीरे से हथियाएगा, धीरे से कब्जा करेगा कि कोई भी देश उतने छोटे हिस्से के लिए युद्ध युद्ध नहीं करना चाहेगा या फिर ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करना चाहेगा। लेकिन चाइना का तो वहां पे कब्जा हो गया। तो उस तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एरिया जो है वो चाइना अपने कब्जे में करता रहता है। जैसे सलामी को स्लाइस करते हैं धीरे धीरे, वैसे चाइना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने कब्जे में करता रहता है कि युद्ध भी ना हो और जो इलाका है दूसरे देश का वो भी हमारे हिस्से में आ जाए। तो वो डिस्प्यूट को बढ़ा रहा है। जैसे चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो फिंगर मतलब जो मैंने फिंगर्स बताए उनमें आगे बढ़ते रहते हैं ताकि और फिंगर्स डिस्प्यूट में आ जाएं जो पहले डिस्प्यूट में नहीं थे। तो ये उनकी टेक्निक है सलामी स्लाइसिंग की। इसलिए चाइना को पसंद है कि बॉर्डर पे कंफ्यूजन रहे, बॉर्डर पे एम्बिग्विटी रहे। तो ये इशू है बॉर्डर का। अब हम आगे चलते हैं। हम शुरू में बात कर रहे थे राइज ऑफ चाइना की, कि चाइना का उदय हुआ कैसे आखिर। तो बहुत सारी चीजें हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में भारत और चाइना की जीडीपी बराबर थी। लेकिन आज जो चाइना की जीडीपी है वो भारत की 5 गुना है। 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है चाइना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इसकी आर्मी बहुत बड़ी है, नेवी सेकंड लार्जेस्ट है। तो इस तरह से चाइना का जो राइज हुआ है वो काफी जल्दी हुआ है, और लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चाइना इतना बड़ा बन जाएगा। तो ये क्यों हुआ ये राइज, इसके पीछे क्या कारण थे, हम ये समझते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ, मतलब चाइना ने ये डिसाइड किया कि हम कमाएंगे तो एक्सपोर्ट से। इसलिए चाइना ने जो अपनी करेंसी काफी डीवैल्यू कर दी, मतलब उसकी जो वैल्यू थी उसकी करेंसी की काफी कम कर दी ताकि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, क्योंकि जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो आपके एक्सपोर्ट सस्ते होंगे। ठीक है। और क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया काफी ज्यादा कि हम
चीजों को बनाएंगे, मतलब चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। काफी चीजें मैन्युफैक्चर करी चाइना ने और उसको काफी कम दाम पे दूसरे देशों में बेचा, इसे डंपिंग कहते हैं, डंपिंग। ये एक एथिकल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि डंपिंग से क्या होता है कि आप जो है वो मार्केट में किसी सामान का दाम इतना कम कर दे रहे हैं ताकि दूसरे लोग आपसे compete ही नहीं कर सके। आप इस स्तर पे चीजों का उत्पादन कर रहे हैं और इतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है कि दूसरे लोग आपसे compete ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस देश में अपना सामान डंप कर रहे हैं उस देश की जो इंडस्ट्री है, जो वहां के उद्योग है, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे कि वो आपसे compete ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्राइस कटिंग वाली चीज है, आजकल आप देखो कि चाइनीज जो खिलौने हैं वो कितने सस्ते हैं। क्या भारत में जो खिलौने बनते हैं वो उनसे compete कर पाते हैं? वो नहीं कर पाते। चाइनीज छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स या कितनी चीजें, मतलब पूरे के पूरे मार्केट्स पे चाइना का कब्जा है, क्रिटिकल सेक्टर्स पे। पहले तो एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ हो गई, दूसरा क्रिटिकल सेक्टर्स। कुछ ऐसे क्रिटिकल सेक्टर्स को चाइना ने कैप्चर कर लिया है जिनके बिना दुनिया की आज की इकोनॉमी खासकर नहीं चल सकती। जैसे हम जब सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं कि कहाँ से ये सामान आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ पे वो असेंबल हो रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एपीआई। भारत दुनिया की सबसे मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मेसीज तो है, क्योंकि हम बहुत सारी दवाइयां मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन जो उनके एपीआईज होते हैं, जो उनका रॉ मटेरियल होता है, वो कहाँ से आता है? वो चाइना से आता है। मतलब हम चाइना पर निर्भर हैं एपीआईज के लिए। भले ही हम दवाइयां बनाते हैं, लेकिन बिना चाइनीज एपीआईज के हम वो दवाइयां नहीं बना सकते। उसी तरह से भारत जो है वो सौर ऊर्जा में इतना बड़ा अग्रणी देश है, इतना सारा हमने सोलर पावर के लिए किया है, लेकिन जो सोलर पैनल्स के लिए जो सोलर सेल्स या फिर जो वेफर्स, जो भी उनके रॉ मटेरियल आते हैं, उसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। तो इस तरह से जैसे आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो आपके ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, वो काफी सारे जो है उनका प्रोडक्शन चाइना में होता है। सेमीकंडक्टर्स आज भारत सेमीकंडक्टर्स पे फोकस कर रहा है, बट चाइना ने कब से मतलब सेमीकंडक्टर पे पूरी एक धाक जमा रखी है। ताइवान के अंदर काफी ज्यादा के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। तो जिस तरह से एक मोनोपोली सी क्रिएट की हुई है चाइना ने काफी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स में, सेमीकंडक्टर के बिना हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बन ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से जैसे बहुत सारे जो अमेरिकन कंपनीज थे, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग जो असेंबलिंग होती है बड़ी बड़ी कंपनीज की, डेल, एचपी, ये सारी की सारी असेंबलिंग जो है वो चाइना में होती है। तो पहले चाइना ने शुरुआत तो करी एक तरह से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, कपड़े के सेक्टर के अंदर, और फिर उसके बाद चाइना ने अपनी पूरी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो वियतनाम और दूसरे देशों में ट्रांसफर कर दी, एक तरह से डंप कर दी। और फिर एक तरह से टेक्निकल रेवोल्यूशन हुआ चाइना का, जिसे बोलते हैं हम कॉपी कैट कल्चर से शुरू हुआ वो कॉपी कैट कल्चर। वी चैट है जिस तरह से, जैसे चाइनीज जो जितनी भी एप्स हैं, तो वो काफी टाइम तक अमेरिकन एप्स को कॉपी करके उनकी चीजों को रिवर्स इंजीनियर करके सीखने लगे और उनको प्रोडक्शन करने लगे, और धीरे धीरे वो इतना अच्छा प्रोडक्शन करने लगे कि अमेरिकन कंपनीज भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उनको आउटसोर्स करने लगी। तो इस तरह से उन्होंने किया। उसके अलावा ये सारी चीजें तब हुई जब चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी लाई। एक लीडर थे डेंग जियाओपिंग, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लाई, और ओपन डोर पॉलिसी मतलब कि इन्वेस्टमेंट आने दो चाइना में, और हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को काफी उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उस तरह से जो चीजें हुई, तो चाइना में एक मैन्युफैक्चरिंग बूम आया। और वो मैन्युफैक्चरिंग बूम इसलिए आया क्योंकि
चाइना के अंदर, जैसे यूएसएसआर की मैंने बात करी थी, यूएसएसआर के पतन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो वहाँ के लास्ट लीडर थे, मिखाइल गॉर्बाचोव, उन्होंने काफ़ी जल्दी से आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी स्वतंत्रता दी लोगों को और राजनीतिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता दी। मतलब कि फ्री प्रेस दे दिया, क्रिटिसाइज़ करने, मतलब कि सरकार को आप क्रिटिसाइज़ वगैरह करने का थोड़ा एक लिमिटेड फ्रीडम दी गई। तो ये सब दिया गया। इकोनॉमिक्स में भी उनको फ्रीडम दी गई कि हाँ, आप अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। क्योंकि दोनों साथ में हुआ, तो इसलिए इतना ज़्यादा क्रिटिसिज़्म आया कि पूरा यूएसएसआर ही कोलैप्स हो गया। तो अगर उन्होंने सिर्फ़ इकोनॉमिक फ्रीडम दी होती और पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी होती, तो शायद यूएसएसआर जो है वो ख़त्म नहीं होता। और चाइना ने वही किया। चाइना ने इकोनॉमिक क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दी, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में फ्रीडम नहीं दी। आज भी हमें पता नहीं पड़ता कि चाइना में एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। और क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, तो मतलब निर्णय बहुत जल्दी से होते हैं। और चाइना के राइज़ का एक बहुत बड़ा कारण था उनका ऑथोरिटेरियन सिस्टम, जो उनका कम्युनिस्ट वन पार्टी सिस्टम है। क्योंकि भारत में अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना हो, उसके लिए पहले आपको पूरा कानून जो है वो उसका पालन करना पड़ता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, फिर कोर्ट में केसेस होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड या फिर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। तो कोई भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें काफ़ी जो है वो रोड़े आते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और ये सब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है चाइना के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था चाइना के राइज़ के लिए। फिर लेबर इंटेंसिव 2017 के भारत के इकोनॉमिक्स सर्वे में ये कहा गया कि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे इतनी बेरोज़गारी इसलिए है क्योंकि हमने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे फ़ोकस नहीं किया। जैसे कपड़ों का सेक्टर, जैसे जूतों का सेक्टर, लेदर इंडस्ट्री, इन सब पे हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन चाइना ने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे फ़ोकस किया, इसलिए। और लेबर इतना चीप था चाइना में, ये भी एक कारण था चाइना के इकोनॉमिक राइज़ का। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर इश्यूज़ हमने देख लिए, इकोनॉमिक देख लिया हमने। अब हम स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ पे बात करते हैं कि चाइना का राइज़ तो हो गया, लेकिन चाइना अब किस तरह से पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है और पूरी दुनिया में अपनी धाक किस तरह से चाइना जमा रहा है। तो एक तो बॉर्डर पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बना रहा है, और सिर्फ इंडिया के साथ ही बॉर्डर पे नहीं, मतलब दूसरे देशों के साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बना रहा है। जैसे कि अरुणाचल के अंदर काफ़ी पास बॉर्डर पे वो रोड लाइन्स बना रहा है। और मतलब अरुणाचल के अंदर तो गाँव भी चाइना बसाने लगा है धीरे-धीरे, ताकि वो उस एरिया को भी कब्ज़ा कर सके, अपने सिविलियंस को वहाँ पे सेटल कर रहा है चाइना। उसके अलावा जैसे जो डोकाला रीजन की मैंने बात करी थी, जो भूटान ट्राई जंक्शन पे था, वहाँ पे भी रोड्स जो है वो चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चाइना मतलब वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सके। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? यहाँ पे आपको लिखा दिखा है चिकन्स नेक। चिकन्स नेक कहते हैं इसको। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर का ये एक कॉरिडोर है। ये जो भारत के नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व इलाके से जोड़ता है। यहाँ भूटान आ गया, यहाँ नेपाल आ गया, यहाँ बांग्लादेश आ गया और इधर चाइना आ गया। तो ये एक बहुत छोटा इलाका है। और अगर यहाँ पर जो है वो मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस हुआ या कुछ भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ, तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से कट सकता है।
तो ये एक भारत का बहुत वीक स्पॉट है, क्योंकि सिर्फ 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है और बहुत आसान है यहाँ पर मतलब कुछ भी करना। और क्यों ये इतना स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्लमैटिक मतलब इम्पोर्टेंट है और क्यों यहाँ पे खतरा है? ये वाला जो पूरा इलाका है मोरे वाला, और इधर से जाता है म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल मतलब दुनिया में ड्रग ट्रैफिकिंग के जो 2 सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं, वो है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रेसेंट उधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वाला इलाका है, और दूसरा इलाका जो है वो ये इधर वाला है, थाईलैंड, म्यांमार, लाओ, थाईलैंड एंड म्यांमार। यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ से होती है और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से वो ड्रग्स जो है वो यहाँ पे आती हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिक्योर करना इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरा कारण ये है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा उग्रवादी संगठन काफी एक्टिव रहते हैं। तो उनकी मदद से भी, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल जो कुछ प्लेयर्स हैं, वो मिलकर एक खतरा पैदा कर सकते हैं। बहुत सारे नागालैंड के अंदर, असम के अंदर ऐसे उग्रवादी गुट हैं जो आज़ादी चाहते हैं, इंसर्जेंसी करते हैं। तो उनके साथ मिलकर भी काफ़ी खतरा पैदा हो सकता है। चाइना उनके साथ मिलकर या उनको फंड करके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तीसरा ये है कि जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्योंकि पहले तो भारत का काफ़ी अच्छा दोस्त था, लेकिन अब जैसे शेख हसीना की सरकार वहाँ पे गिर गई है और जो अभी सरकार आई है उसके बारे में हम इतना कह नहीं सकते। वो भारत की तरफ इतने अच्छे संबंध नहीं है हमारे उनसे, और जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी गुटों के साथ में उनके अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये वाला जो इलाका है नॉर्दर्न बांग्लादेश का, ये जमात-ए-इस्लामी का काफ़ी हॉटस्पॉट है। तो ये भी यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर। नेपाल के अंदर भी चाइना जो है वो लासा लासा जो तिब्बतन कैपिटल है, लासा काठमांडू रेलवे लिंक बना रहा है। तो यहाँ से भी चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है। भूटान की तो हमने बात करी थी कि डोकाला एरिया में वो कितना एक्टिव है। तो इस तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, और इसको सिक्योर करने के लिए भारत क्या-क्या कर रहा है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा तिब्बत की हमने बात कर ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो शुरुआत उसकी होती है चाइना तिब्बत से, और वो भारत में आती है नॉर्थ ईस्ट से, अरुणाचल से। तो वहाँ पे चाइना डैम्स बना रहा है। एक ज़ांगमू डैम है जो चाइना वहाँ पे बना रहा है, और भी कई सारे डैम्स बना रहा है। तो चाइना अगर वहाँ पे डैम्स बनाएगा तो ब्रह्मपुत्र का फ्लो वो रोक सकता है, और जल संकट पैदा हो सकता है भारत के उत्तर-पूर्व में। साथ ही साथ अगर डैम्स को एक साथ खोल दिया जाए, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्लड हो सकता है। क्योंकि हम एक डाउनस्ट्रीम एरिया है, लोअर रिपेरियन स्टेट है, नीचे आते हैं हम, तो वो एक एडवांटेज चाइना के पास है। और वाटर डेटा शेयरिंग, अभी जो समझौता हुआ उसमें वाटर डेटा शेयरिंग भी इन्वॉल्व्ड है कि आप थोड़ा रिवर्स के बारे में, उनके उनके पूरे जल स्तर के बारे में डेटा हमसे साझा कीजिए। उसके ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ है, बीच में वो पूरा बंद हो गया था। इनफैक्ट इंडिया चाइना को काफ़ी ज़्यादा पैसा देता है हाइड्रोलॉजिकल डेटा के लिए, जल से संबंधित डेटा के लिए। तो ये भी एक इश्यू है। फिर चाइना का जो BRO प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। चाइना की एक प्राचीन काल में चाइना की एक सिल्क रूट हुआ करता था। सिल्क रूट मतलब वहाँ से रेशम का व्यापार होता था और वो दूर-दूर तक जाता था। जैसे चाइना से लेके, भारत से लेके पूरा
मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया और यूरोप तक व्यापार होता था, जिसे सिल्क रूट कहते थे। और क्योंकि वो कश्मीर से होके भी गुजरता था, एंशिएंट सिल्क रूट, जब कुषाण एम्पायर था। तो अब चाइना जो है, क्योंकि मैंने पहले बताया था सैमुअल हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तो जो वो सिविलाइजेशंस की बात करता था चाइना कि हम पहले कैसे थे, उसको वापस जीवित करना चाहता है चाइना। जो एक प्राचीन चीनी सभ्यता थी, जो उनका एक रुतबा था पूरी दुनिया में, जो उनका स्टेटस था, उसको वापस जीवित चाइना करना चाहता है। तो वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ऐसा कर रहे हैं, जिसके तहत वो दुनिया के अलग-अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, गैस पाइपलाइंस, रोड, रेलवे, ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि एक चाइना का दबदबा पूरी दुनिया में बनाया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। तो जो एक ओवरलैंड रूट है, वो तो ये ऊपर है। तो सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेंट्रल एशिया में हो रहे हैं, इंडियन ओशन वाले इलाके में हो रहे हैं, सब जगह ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना जो है वो मतलब इस तरह से बोल रहा है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। पर एक्चुअली चाइना का जो इरादा है वो कुछ और है, जो हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से, और मैरीटाइम सिल्क रूट भी बनाना चाहता है, पानी के थ्रू भी पूरा इस पूरे इलाके में, इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक में छोटे-छोटे देशों को मतलब अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है कि वो कुछ कह नहीं पाए और चाइना का दबदबा वहाँ पे बना रहे। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। इसके बाद हम चाइना के और तरीके जो हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और अलग तरह का जो वॉरफेयर चाइना कर रहा है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और भारत और दूसरे देश कैसे उस चुनौती से जूझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं उस चुनौती से निपटने के लिए, वो सारा हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।